नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। हम दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आते हैं। ये वो खबरें हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, हमसे और आपसे सीधा सरोकार होता है। तो बात करते हैं पहली खबर की। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जल बोर्ड में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है हमारी, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान कर दिया है। देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। किसने क्या कुछ कहा है, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी खबर की बात करें तो महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रायपुर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। खबर क्या है, आगे इस पर बात करेंगे। चौथी और अंतिम खबर हमारी, बात करें तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज नोएडा की पुलिस ने फार्म हाउस से एल्विश को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और विस्तार से इन खबरों की इनसाइड स्टोरी पर चर्चा करेंगे। इन चारों खबरों की तह दर तह, परत दर परत विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले खबर की। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं। नोएडा की एक रेव पार्टी में सांपों के जहर की आपूर्ति के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि जिस जहर का नमूना लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था वो कोबरा का ही था। दरअसल नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। केस में एल्विश यादव भी आरोपी हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राहुल यादव नाम का एक शख्स भी है जो आरोपी है। हालांकि एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। नोएडा की एक रेप पार्टी से सांपों के जहर की आपूर्ति के मामले में फंसे यूट्यूबर ने बीते फरवरी माह में सोशल मीडिया मंचों पर एक वीडियो साझा कर एक संस्था पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब इस मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुमन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, कुछ महीने पहले रेव पार्टी के मामले में एल्विश यादव पर एलिगेशन लगे थे और उसी एलिगेशन के चलते आज नोएडा पुलिस ने एक फार्म हाउस से नोएडा के उसको गिरफ्तार किया है। और फिलहाल अगर हम बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव को अभी सूरजपुर कोर्ट में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पूछताछ के बाद नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। फार्म हाउस से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद सूरजपुर कोर्ट में लाया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, सवाल दागे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी। वो सारे सवाल दागे जाएंगे जिसके बिहाफ पर नोएडा पुलिस ने आज एल्विश यादव की गिरफ्तारी की है। इस मामले में एल्विश यादव से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। खुद उनको पुलिस चौकी बुलाया गया था, तब भी पूरे मामले की पूछताछ हुई थी और अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एल्विश बड़े आराम से पुलिस वालों का सहयोग करते हुए दिखे हैं। हालांकि एल्विश पहले भी कह चुके हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं बेबुनियाद हैं और वो पुलिस का सहयोग करेंगे। तो जो एल्विश यादव सफाई देते हुए आ रहे हैं अपने मामले की, क्या लग रहा है गिरफ्तारी के बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, एल्विश यादव ने पहले भी कहा था कि मेरा इस चीज से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सांपों के जहर की जो सप्लाई का मामला, जो एलिगेशन एल्विश यादव पर लगे हैं, उसको उसने नकारा था। लेकिन उसके बाद जब नोएडा पुलिस ने पूछताछ की और फोरेंसिक रिपोर्ट जो थी उसमें आया है कि जो सांपों के जहर जो था वो एल्विश यादव उसकी सप्लाई करता था। उसके बाद ही आज नोएडा पुलिस ने कल उनको एल्विश यादव को बुलाया था, लेकिन एल्विश यादव नहीं आया और आज नोएडा के एक फार्म हाउस से एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ देखा जा रहा है कि नोएडा पुलिस का सहयोग करते, एक वीडियो जो अभी सामने आई है कि नोएडा पुलिस का पूरा सहयोग एल्विश यादव कर रहे हैं। क्योंकि एल्विश यादव ने इससे पहले जब नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया था
तो तब भी एल्विश यादव ने पूरा सहयोग करने की बात कही थी और आज वो तस्वीरें देखी भी जा रही है। लेकिन जब पूछताछ की गई, जो पूछताछ में सवाल एल्विश यादव पर दागे गए, उसमें जो साफ निकल के यही आया है कि एल्विश यादव पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है और उसी के बिहाफ पर आज उसकी गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सूरजपुर कोर्ट में कुछ ही देर में उसकी पेशी होगी सिटी मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या साथ के साथ उसको बेल मिलती है या नहीं। जी नोएडा, माफ कीजिएगा सुमन, एल्विश की गिरफ्तारी से पहले 4 और गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जो गिरफ्तारियां इससे पहले हुई है उनसे जब पुलिस की पूछताछ हुई तो उन्होंने क्या एल्विश को लेकर कोई गंभीर आरोप लगाए थे? पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया था? एल्विश पर क्या कुछ आरोप लगे हैं जिसके चलते पुलिस आगे एल्विश पर और सख्त कार्रवाई करेगी? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई अब एल्विश के खिलाफ आगे हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो 4 लोग थे उन्होंने कोई भी इन्वॉल्वमेंट एल्विश यादव का नहीं बताया था इस पूरे प्रकरण में। लेकिन नोएडा पुलिस ने उस वक्त 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी। रेप पार्टी के मामले में 5 लोगों के नाम थे जिसमें एल्विश यादव का भी नाम था। आज एल्विश यादव को पुलिस ने दबोचा है और पुलिस ने जो आरोप उस पर एल्विश यादव पर लगाए गए थे वो सही ठहराते हुए उससे पूछताछ की है। फिर उसका मेडिकल करा है, मेडिकल के बाद अब सूरजपुर कोर्ट में उसकी पेशी होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने तो गिरफ्तारी कर ली है। नोएडा पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें निकल के आया कि जो सांपों का जहर सप्लाई होता था वो सही जो है पूरा प्रकरण था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कुछ देर में जब पेशी होगी तो क्या राहत कोर्ट देगी एल्विश यादव को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन इस जानकारी के लिए आपका। तो सांपों से जुड़े जहर के मामले में एल्विश की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय तो एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। रेप पार्टी केस में एक्शन हुआ है नोएडा पुलिस का और एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस के साथ आते हुए एल्विश यादव पूरे ठाट बाट के साथ नोएडा पुलिस के साथ जाते हुए ये तस्वीरें जो सामने आई है, लग रहा है, हालांकि एल्विश पहले भी साफ कर चुके हैं कि आरोप जो उन पर लगे हैं बेबुनियाद हैं और वो हमेशा से नोएडा पुलिस का सहयोग करते हुए आ रहे हैं। आगे भी वो पुलिस का सहयोग करेंगे क्योंकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भी कहा था कि अगर उन पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो बेशक उनको दोषी करार दिया जाए, उनको सजा दी जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरी खबर की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ईडी ने उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है। 18 मार्च को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। इससे पहले शराब नीति केस में जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे जा चुके हैं। कल सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। तो
ईडी ने 2 मामलों में अरविंद केजरीवाल को आज समन भेजा है। एक तो शराब नीति घोटाला मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। आयुषी मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उसी को आधार बनाते हुए अब ईडी ने उनको समन जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इससे पहले भी 8 बार शराब घोटाला मामले में उनको समन भेजा जा चुका है। अब जल बोर्ड मामले में भी उनको समन जा रहा है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले 8 बार से ईडी द्वारा समन भेजे जा रहे थे, वो भी शराब घोटाले के मामले में, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने 9वां सम्मन भेजा है और ये 9वां सम्मन कहीं ना कहीं 2 केसों को लेकर है। एक केस वो जिस पर अभी तक उन्हें सम्मन भेजे जा रहे हैं, दिल्ली कथित शराब घोटाला मामला, जिसमें ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है, और दूसरा केस है दिल्ली जल बोर्ड केस। दिल्ली जल बोर्ड केस एक नया केस बना है, जो कि आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस फरवरी महीने में ईडी ने सीएम के निजी असिस्टेंट और कुछ लोगों पर छापेमारी की थी, और जिसके बाद कई लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, पार्टी में अलग अलग पद पर हैं और दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हैं। तो ऐसे में ईडी लगातार फरवरी महीने से दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर छानबीन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार की थी, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वो पूछताछ करना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर को चुनाव में क्या नुकसान और फायदा होगा, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं दिल्ली जल बोर्ड केस क्या है वो एक बार बताना चाहूंगी। दिल्ली जल बोर्ड केस जो है, ये आपको बता दें कि ईडी जो जांच कर रही है वो सीबीआई की एक एफआईआर पर कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड पर सबसे पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको लेकर फिर ईडी संज्ञान में आई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बीच में आ गया था, जिसमें दावा किया गया था कि जगदीश अरोड़ा ने किसी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसको 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो टेक्निकल रूप से उसके पात्र नहीं थे। यानी कि जितने करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, उस उतने करोड़ के टेंडर के लिए वो कंपनी एलिजिबल नहीं थी, और ना ही उतने करोड़ रुपए का वो काम था। और इसके साथ ही जो टेक्निकल रूप से आपको बता दें, ईडी का दावा ये भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी जो है वो फर्जी दस्तावेज सबमिट की है और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके 38 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड से इस कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिया है। और आरोप ये भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल क्रूज को काम का सब कॉन्ट्रैक्ट आयुषी, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन अब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरे हुए हैं। कई आरोप उन पर लग रहे हैं। एक तरफ ईडी कह रही है अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तब ईडी उन्हें नहीं बताती कि किस आधार पर उन्हें बुलाया जाता है, क्या कुछ सवाल उनसे होने हैं। ये जो तकरार है, ये पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल शिवानी, ये पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी और पार्टी के भविष्य के लिए भी बेहद खराब स्थिति में है, क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, जहां पे कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, और वो मुख्यमंत्री ही नहीं, वो पार्टी के संयोजक भी हैं। यानी कि पार्टी की नींव उनसे है डली हुई है। अगर वही ऐसे मामलों में कल होके जेल जाते हैं और ईडी और सीबीआई के रडार पे आते हैं, तो आप समझिए पार्टी कितनी कमजोर होगी। नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है और ज्यादा राज्यों में भी अभी इनका वर्चस्व नहीं है। 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। कल तक शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सम्मन को नजरअंदाज करते आ रहे थे, और अब ये जो ताजा केस दिल्ली जल बोर्ड का आया है, इसको लेकर वो कब तक नजरअंदाज करेंगे और पूछताछ के लिए कब जाएंगे, इस पर हम सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए जाते हैं, तो इन दोनों मामलों में से किस मामले में उनकी पहली गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल आयुषी, ये देखने वाली बात होगी कि अब ईडी के इन समन का अरविंद केजरीवाल कैसे जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित कई धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों के नाम भी शामिल है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब सुर्खियों में आया था जब ईडी ने दावा किया था कि उसने एक कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, जिसमें खुलासा हुआ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटर्स से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए थे। महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ पूर्व सीएम समेत 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अरुण गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, सट्टे के खेल में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव है, चुनाव की तैयारियों में भूपेश बघेल व्यस्त हैं और ऐसे में महादेव सट्टा यानी कि बेटिंग ऐप मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति लगातार गर्म हो रही। महादेव सट्टा ऐप की जांच की आंच जो है अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले पे अभी तक जो है दावा है कि 21 आरोपियों पर यह शिकंजा कसा जा चुका है। 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और अभी इसकी जो है जांच इसकी जारी है। बताया गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जो है 7 और 11 के खिलाफ जो है तहत मामला दर्ज किया गया है, भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण सहित। इसमें विश्वासघात, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत जो है पूरा मामला दर्ज किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में जो है पूरे मामले को लेकर उन्हें आरोपी जिस तरीके से बनाया गया, इसमें दावा यह है कि इस ऐप का अनुमानित कीमत करीब 6000 करोड़ है। 6000 करोड़ की इस ऐप की कीमत है और वहीं 508 करोड़ रुपए जो है रिश्वत का आरोप है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 508 करोड़ रुपए जो है इस पूर्व मुख्यमंत्री को जो है रिश्वत दी गई थी संरक्षण देने के बहाने। चूंकि पूरा मामला ये कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ था, जिस तरीके से शुरू से इसके जो है चर्चित, चूंकि विधानसभा चुनाव आया तो विधानसभा में ये पूरा मामला चर्चित हुआ था। इस पे लगातार सबकी नजरें बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदली और वापस बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार के दरमियान भी जो है लगातार ये जांच का आंच जो है बढ़ता गया और मंत्री से लेकर संतरी तक जो है इसके गिरफ्त में आ गए। अभी हाल ही में अभी तक 21 लोगों की इसमें जो है एफआईआर दर्ज की गई है और कई आरोपी जो है अभी तक सलाखों के पीछे इसमें पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो जांच है सट्टेबाजी का, इसमें अभी और भी नाम आने की जो है चांस बताया गया है कि अभी और भी कई नेताओं के नाम जो है आ सकते हैं। इस पूरे ऐप का जो है इस पूरे संचालन का जो चंद्राकर है, इसमें तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उससे ईडी लगातार उससे बयान दर्ज कर रही है। लगातार बयान और सबूतों के आधार पर इस तरीके से ईडी को सबूत मिलते जा रहे हैं, उस तरीके से ये शिकंजा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए आपका। अब बात करेंगे हमारी चौथी और अंतिम खबर की। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, ये चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। दरअसल 1952 को पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसके बाद 2024 को लोकसभा चुनाव ही होगा, जो इतने लंबे समय यानी कि 46 दिन तक चलेगा। इस कारण देश में 16 मार्च से लागू हुई आचार संहिता 79 दिन तक रहेगी, जिसकी वजह से कई कार्य बाधित रहेंगे, कई विकास कार्यों पर भी इनका असर पड़ेगा। तो एक तरफ 7 फेज में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 7 फेज में लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और विपक्ष चुनाव की टाइमिंग को लेकर, शेड्यूल को लेकर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री को इस लंबे शेड्यूल का फायदा मिलेगा। 46 दिन तक देश में आचार संहिता रहेगी।
माफ कीजिएगा 79 दिन तक देश में आचार संहिता लागू रहेगी, जिसकी वजह से विकास कार्यों में भी बाधा आएगी। जो योजनाएं चल रही हैं वो रुकी रहेगी। इसका सीधा फायदा एक पार्टी को यानी कि प्रधानमंत्री को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक देश में आचार संहिता लगेगी और इसका फायदा प्रधानमंत्री को होगा। इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री को पूरे देश में घूमना है, पूरे देश में उनको चुनाव प्रचार करना है, इसीलिए 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतने लंबे वक्त तक देश में आचार संहिता नहीं लगी, इतने लंबे फेज में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी। 4 फेज में भी चुनाव संपन्न कराए जा सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कम वक्त में चुनाव संपन्न कराए जाए, इसलिए 7 फेज में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आयुषी, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और विपक्ष जो है इस शेड्यूल पर सवाल उठा रहा है कि देश में 46 दिन तक, माफ कीजिएगा 79 दिन तक आचार संहिता लगी रहेगी। 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसका सीधा फायदा प्रधानमंत्री को होगा, एक पार्टी को होगा, यानी कि बीजेपी को होने वाला है। जी बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यही कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है, 7 चरणों में चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है। उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जगह दौरा करने का मौका मिले, इसकी वजह से 7 चरणों में चुनाव रखा गया है। चुनाव 3 या 4 चरणों में भी हो सकता था और खड़गे सीधे तौर पर इस चीज को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये अपनी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में ये तय किया है लोकसभा चुनाव, ये कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी को फेवर देगा और खासकर बीजेपी को फेवर देगा, क्योंकि बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। और प्रधानमंत्री जहां भी रैली करने जाते हैं वहां की हवा बदल जाती है, ये हम सब जानते हैं। और इसी को भांपते हुए विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि अगर प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा रैलियां करेंगे तो उनके पक्ष में आयुषी, क्या इस आपत्ति में विपक्ष की बौखलाहट नजर आती है? क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटी है, पूरा देश मोदी की गारंटी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस जमीनी तौर पर, धरातल पर भी नहीं उतर पा रही है। कहीं ना कहीं वो जो अंतर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस का दिख रहा है, कहीं ये विपक्ष की बौखलाहट में नजर आ रहा है? शिवानी, बौखलाहट कहे या ये कहे कि हकीकत पता है विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है कि चुनावी माहौल क्या है, लोकप्रिय नेता कौन है, जनता का मूड क्या है, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्योंकि वो विपक्ष के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो उनको भी अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में बेहद लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए फायदेमंद नहीं है, ये विपक्ष के उन पार्टियों के लिए भी है कि उनके पास उतना वक्त मिलेगा। क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस नेशनल पार्टी है, सारे राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो इनके पास भी उतना वक्त मिलेगा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके जो तमाम स्टार प्रचारक हैं उनको भी उतनी ही रैली करने का मौका मिलेगा। तो साफ तौर पे शिवानी, विपक्ष का जो ये आरोप है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो डर है कि अगर जहां वो रैली करने जा रहे हैं, अगर वहां प्रधानमंत्री 2 दिन बाद चले गए तो माहौल बदल के आ जाएंगे, तो साफ तौर पे उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी इस जानकारी के लिए आपका। तो बुलेटिन में वक्त हो चुका। नमस्कार, फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।